Hello everyone, welcome back. Welcome to our third and final video of this chapter मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अभी तक हमने पढ़ा कि मिनरल्स क्या होते हैं, हमने ये भी पढ़ा कि किस किस तरह के मिनरल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज कि साहब एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं और इनका डेवलपमेंट में क्या रोल है। देखो, एनर्जी तो हर किसी को एनर्जी चाहिए, हर काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए। हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें मिलती है न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन हमें मिलता है खाने से। हमें सांस लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए, बोलने के लिए भी, उठने के लिए, बैठ हर काम के लिए एनर्जी चाहिए हमें। इसी तरह से कोई भी चीज़, चाहे वो मशीन हो या कोई भी चीज़ हो, अगर हमें किसी भी चीज़ से काम लेना है तो उसे एनर्जी चाहिए। कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग जिससे भी हमें कोई भी काम लेना है उसे एनर्जी चाहिए। लिविंग थिंग्स को तो एनर्जी न्यूट्रिशन से मिलती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। नॉन लिविंग थिंग्स को एनर्जी मिलती है रिसोर्सेज से। जैसे हमें बताया गया है कुकिंग से लेकर लाइटनिंग, पावरिंग व्हीकल और इंडस्ट्रीज़। अगर हम इंडस्ट्रीज़ को भी पावर दे रहे हैं, यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना रहे हैं, उसमें भी हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी, हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से हैं? बहुत सारे सोर्सेज हैं एनर्जी के भी, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, कैटेगराइज किया गया है दो बड़े बड़े सोर्सेज में। एक तो है कन्वेंशनल, दूसरे हैं नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कौन से हैं? जो बुनियादी तौर पे हमेशा से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, एक ज़माने से इस्तेमाल होते आ रहे हैं और रेगुलरली उनका इस्तेमाल होता है। जैसे कि साहब फायरवुड, जंगल से लकड़ी काट कर लाना और जलाना। दूसरा कैटल डंग, गोबर। इसका इस्तेमाल गाँवों में तो बहुत होता है। कैटल डंग के एक उपले, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में दोनों आ जाएगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बहते हुए पानी से बिजली पैदा करना, और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि पानी से पहले तो पानी को एनर्जी देकर उसको स्टीम बनाना और फिर उस स्टीम से टरबाइन को चलाकर उससे एनर्जी पैदा करना। तो हमने पढ़ा कन्वेंशनल सोर्सेज हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज भी कुछ हैं हमारे पास एनर्जी के। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल में आसानी से नहीं आते हैं? जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, बायोगैस और एटमिक एनर्जी। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं आगे के हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि ये आसानी से इनको दोबारा से पैदा नहीं किया जा सकता। अब हम पढ़ेंगे कि ये होते कौन कौन से हैं। देखिए, कन्वेंशनल सोर्सेज में हमने वैसे तो बहुत सारे पढ़े, लेकिन हम पढ़ेंगे तीन रिसोर्सेज के बारे में। पहला है कोल, पेट्रोलियम और तीसरा है नेचुरल गैस। कोल, इसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ इंडियाज़ एनर्जी। आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, तकरीबन 80% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो कोयले से ही जनरेट होती है। और टोटल जितनी पावर जनरेट होती है हिंदुस्तान में, तकरीबन उसका 50% तो कोयले से ही जनरेट होता है। ये हिंदुस्तान का मोस्ट एबेंडेंट फ्यूल है और बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की एनर्जी को जनरेट करने में इसका योगदान रहता है। चाहे वो पावर जनरेशन हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन हो। अच्छा, इलेक्ट्रिक जनरेशन के अलावा और क्या मदद कर सकता है ये? इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को पावर प्रोवाइड करने में, जो इंडस्ट्रीज़ है जिस पर रन करती हैं उसको फ्यूल प्रोवाइड करने में, और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें कोयले की ही बात करें, कोयले का इस्तेमाल मुरादाबाद जैसे शहर में भी होता है। मुरादाबाद जो कि अपने ब्रास के लिए मशहूर है, ब्रास आइटम्स के लिए, उनमें भी यहाँ पर उसको बनाने में, उसको फॉर्म करने में, मैन्युफैक्चरिंग में कोयले का बहुत बड़ा रोल है। वो एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है इसके मैन्युफैक्चरिंग का। अगला आता है पेट्रोलियम। वो जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो काम करता है, यही काम ट्रांसपोर्टेशन लाइफलाइन हमारे लिए करती है, हमारी इकोनॉमी के लिए, और उसको फ्यूल प्रोवाइड करता है पेट्रोलियम। ज़्यादातर जो व्हीकल्स हैं वो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर चलते हैं, अगर हम कुछ व्हीकल्स को छोड़ दें, क्योंकि अब लोग जो है वो सीएनजी, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। फिलहाल पेट्रोल की अगर बात करें तो प्रोवाइड करता है फ्यूल, लुब्रिकेंट्स जैसे कि ग्रीस हो गया, मोबिल ऑयल हो गया, ये सारे के सारे पेट्रोलियम से ही हासिल होते हैं। और प्लास्टिक्स, कई तरीके के प्लास्टिक्स बनाने के लिए भी हमें पेट्रोलियम की भी ज़रूरत पड़ती है। कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी ये रॉ मटेरियल की तरह अलग अलग इस्तेमाल में लाया जाता है। पेट्रोलियम की रिफाइनरीज उन कुछ न्यूमरस इंडस्ट्रीज़ में से हैं जो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा एक बूस्ट प्रोवाइड करती हैं। तीसरा आ जाता है नेचुरल गैस।
ये भी हमें ज़मीन से ही मिलती है। जब पेट्रोलियम को हम माइनिंग करना शुरू करते हैं पेट्रोलियम की, तो उससे पहले सबसे पहले जो इनकाउंटर होता है इंसानों का, वो होता है नेचुरल गैस से। बहुत तेज़ प्रेशर के साथ में नेचुरल गैस निकल कर आती है, इससे पहले पेट्रोलियम को लिया जाए और फिर उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। इसका भी वही काम होता है जो पेट्रोलियम में होता है, यूज्ड इन पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल हीटिंग, केमिकल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और कई कई मरतबा डोमेस्टिक कुकिंग। ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये वही होती है। इसको प्रेशराइज्ड करके सिलेंडर्स में फॉर्म करके भर के सिलेंडर्स में फिर इसको घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। आजकल तो ये कई कई जगह पाइप्स के ज़रिए भी सप्लाई हो रही है। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ मॉडर्न लाइफ, इसको क्यों कहा गया है? हर चीज़ बिजली पर चल रही है अब तो। व्हीकल्स तो बिजली पर चल ही रहे हैं, ट्रेन्स, मेट्रोज, हर कुछ जो है वो बिजली पर चल रही है। बिजली एक बहुत इंडिस्पेंसेबल पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का। अगर एक दिन लाइट ना आए घर पर तो पता चलेगा कि हम कितने डिपेंडेंट हो गए हैं उस पर। बहरहाल कई तरह से बनाई जाती है, ये भी कोयले से भी बनाई जाती है। अब ये बहते हुए पानी से कैसे बनाई जाती है? इसका काम होता है, बहते हुए पानी की जो एनर्जी है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, या यूं कहिए कि जो ऊपर से पानी गिरता है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उससे टरबाइन को घुमाया जाता है और उस टरबाइन से एक डायनामो को कनेक्ट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर को। जब वो घूमता है तो फिर बिजली पैदा होती है। यहाँ पर हिंदुस्तान में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो है इसी के लिए बनाए गए। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक काम नहीं करेंगे, कई सारे काम करेंगे। जैसे बिजली का प्रोडक्शन तो करेंगे ही करेंगे, दूसरा ये प्रोजेक्ट यानी कि एक बड़ा सा डैम अगर बना दिया जाए तो वो बिजली भी बनाएगा, वो एक रिजर्वायर ऑफ वाटर की तरह भी काम करेगा, वो पानी प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्रीज़ को, वो पानी प्रोवाइड करेगा डैम्स को, वो पानी प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्रीज़ को, वो पानी प्रोवाइड करेगा एग्रीकल्चर को, और कई फिशरीज़ में भी वो हेल्प करेगा। और कई कई जगह पर वो डैम्स जो है वो टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी काम करते हैं। इनको कहा जाता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कई सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें क्या आ जाएगा भाखरा नंगल डैम और कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट, जो कि दोनों ही ये सारे काम करने में सक्षम हैं और ये काम इनके द्वारा किए जाते हैं। कौन कौन से? वही सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, कई सारे काम इनके द्वारा, इन डैम्स के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा आता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको पहले भी बताया, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर पानी को हीट प्रोवाइड करना, जिससे कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए और वो स्टीम फिर टरबाइन को रन करती है भाप की शक्ति से। अब वो जो हीट प्रोवाइड की जाती है पानी को, या तो कोयले से की जा सकती है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से की जा सकती है। ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जबकि बहता हुआ पानी एक रिन्यूएबल सोर्स है। थर्मल पावर स्टेशन एफिशिएंट तो होते हैं, लेकिन ये क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पर ये रिलाई करते हैं और ये बहुत सारा पोल्यूशन भी करते हैं। अब आ जाता है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनको कहा जाता है कि ये एक बुनियाद हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये एक बुनियाद है सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। एक ऐसा फ्यूचर जिसको लंबे समय तक ऐसा माना जाता है कि जैसे हमने जिया, आगे आने वाली जनरेशन्स भी उसको वैसे ही जी सकें। ग्रोइंग डिमांड ऑफ एनर्जी, हमने ये जो जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है, अब देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। कुछ ग्राफ्स हैं जिनके ज़रिए हम जानेंगे कि किस तरह से साहब ये बिजली की डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लगातार पर कैपिटा यूनिट ऑफ पावर कंजम्पशन बढ़ती चली जा रही है। तो अब हमें अलग अलग सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हम केवल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पर और कन्वेंशनल सोर्सेज पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि ये तो ख़त्म हो जाएंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल, बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी, ये एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव ऑफर करते हैं। हिंदुस्तान में बेहतरीन तादाद में मौजूद है और हिंदुस्तान में पोटेंशियल है काफ़ी कि इनको डेवलप किया जा सके। वैसे न्यूक्लियर एनर्जी ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, हालांकि ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसका थोड़ा सा अमाउंट भी बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में बिजली को जनरेट करने में हेल्प करता है। होता क्या है इसमें, न्यूक्लियर फिशन के ज़रिए जहाँ एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है यूरेनियम के ऊपर और फिर वो उसको तोड़ देता है और उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी को हार्नेस किया जाता है पानी को हीट करने के लिए। उससे स्टीम बनती है, स्टीम से फिर टरबाइन को चलाया जाता है। बहरहाल यूरेनियम और थोरियम ये दो ऐसे फ्यूल हैं, न्यूक्लियर फ्यूल, जिनसे कि हमारे यहाँ पर बिजली प्रोड्यूस होती है और ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? झारखंड में और राजस्थान में। ये वाले फ्यूल्स, इनका इस्तेमाल होता तो है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने का। लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि हम इनसे जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, और इनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
हमने पास्ट में देखा है कि किस तरह से अगर न्यूक्लियर एनर्जी को ठीक से नहीं देखा जाए, चाहे वो जापान में हो या चाहे रशिया में हो, कहीं पर भी न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं अगर ठीक से इनको हैंडल ना किया जाए तो। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सोलर एनर्जी। हिंदुस्तान, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हिंदुस्तान को बिल्कुल बीच में से ये बाइफरकेट करता हुआ जाता है, तो हिंदुस्तान का ज़्यादातर हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन में आता है, यानी कि जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का हिस्सा है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है और उसके ऊपर का सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। क्योंकि हिंदुस्तान एक ट्रॉपिकल कंट्री है, हमारे यहाँ पर इमेंस पोटेंशियल है हार्नेस करने का सोलर एनर्जी को। एक्चुअली क्या होता है, फोटोवोल्टिक एनर्जी जो होती है वो सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में, डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पर अब इधर आकर कुछ सालों से तो सोलर एनर्जी का, सोलर सेल का बहुत यूज़ हो रहा है, सभी जगह यूज़ हो रहा है। कहीं पर भी चले जाएं आप, दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर चले जाएं, हर जगह पर कहीं पर भी आप, छोटे से छोटे शहर में चले जाएं, छोटे छोटे गांव में चले जाएं या बड़े से बड़े शहर में चले जाएं आप, आपको सोलर पैनल्स का एबंडेंट यूज़ होता हुआ दिख जाएगा। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादातर गांव के इलाकों में और रिमोट दूर दराज के इलाकों में, जहां पर बिजली को पहुंचाना उतना आसान नहीं है, वहां पर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। इससे हमारी डिपेंडेंस फायरवुड पर और दूसरे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंस कम हो गई है। हिंदुस्तान में कई जगह पर बड़े पैमाने पर ये सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं और विंड एनर्जी के भी कई सारे पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं। तमिलनाडु में और राजस्थान के कुछ इलाकों में तो बहुत बड़े पैमाने पर ये सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं और इनसे अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो कि हमारी पावर नीड्स को फुलफ़िल करती है। लेकिन अभी ये उतना नहीं है जितना कि हमें चाहिए। अगला आता है विंड एनर्जी। विंड की एनर्जी को कैसे कैप्चर, विंड में जो चलती हुई बहती हुई हवा में एक चीज़ जो कुदरती तौर पर चलती चली जा रही है, उसमें एनर्जी है। कोई भी एनर्जी, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, बहती हुई हवा में जो एनर्जी है, बहती हुई हवा हर वक्त, क्योंकि हिंदुस्तान ट्रॉपिकल रीजन में आता है, अब वहाँ पर हमेशा ये हेडली सेल, ये जो ट्रेड विंड्स हैं वहाँ से हमेशा गुजरती रहती हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करने का। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे एनर्जी, विंड एनर्जी फार्म जो हैं वो इसी लिहाज से इस्टेब्लिश किए गए हैं। कुछ जगहों पर जो है, सबसे बड़ा तो है तमिलनाडु में, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है विंड एनर्जी पावर प्लांट, वो तमिलनाडु में है। उसके अलावा कुछ जगहें हैं जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप, यहाँ पर भी थोड़े थोड़े, या यूँ कहिए कि छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पर भी लगाए गए हैं। लेकिन नगर कोयल ये आंध्र प्रदेश में और जैसलमेर राजस्थान में विंड मिल से अच्छी खासी एनर्जी, कई सौ मेगावाट की एनर्जी यहाँ पर जनरेट की जाती है। अगला हमारा टॉपिक है बायोगैस का। अब ये क्या होता है साहब, बायोगैस पैदा होती है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में क्या है, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, पेड़ों का बचा हुआ जितना भी कुछ, ये टूटे हुए पत्ते हो गए, ये सारा कुछ मिलाकर इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। और इसको जब डिकम्पोज किया जाता है, उससे जब गैस निकलती है, उसको कहा जाता है बायोगैस। कई कई जगह पर गाँवों में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, शहरों में तो इतना नहीं होता है। लेकिन कुछ जगह पर शहरों में ये बायोगैस प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर ऐसा सेटअप भी हो रहा है कि सबके घरों से जो भी वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको पाइप्स के ज़रिए कलेक्ट करके वहाँ तक पहुँचाया जाए और फिर बायोगैस को जनरेट किया जाए। बायोगैस प्लांट सेटअप जो है वो इंडिविजुअल लोग अपने घरों में खुद से भी लगाते हैं, कुछ कोऑपरेटिव्स गाँवों में ये लगाते हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी इनका सेटअप करवाती हैं। रूरल एरिया में, यानी गांव के इलाकों में, तो इसका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और इनको कहा जाता है गोबर गैस प्लांट। ये एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं, गोबर गैस एक क्लीन एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ ये जो स्लम्प होता है, जो भी बचा हुआ वेस्ट होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए नेचुरल मैन्योर, जो कि बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है क्रॉप्स के लिए। अब हमें एनर्जी को, जिस तरह से हमें रिसोर्सेज बचाने हैं, ये रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज काफ़ी हद तक सेम ही है। ये एनर्जी रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना है। फिर वही बात, कंजर्व करने का मतलब है बचाते हुए इस्तेमाल करना, एक सस्टेनेबल पाथ यानी कि जिस लेवल तक हम इस्तेमाल कर पाएँ रिसोर्सेज को, आगे आने वाली जनरेशन्स भी एटलीस्ट उस लेवल तक तो इस्तेमाल कर पाएँ। एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन एनर्जी को भी सेव करते हुए हमें इस्तेमाल करना होगा। हिंदुस्तान जो है वो एक वन ऑफ द लीस्ट एफिशिएंट कंट्रीज़ में आता है एनर्जी के मामले में, और हमें बहुत ध्यान से
जो भी हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कुदरत ने हमें प्रोवाइड किए हैं, इनको बहुत ध्यान से हमें इस्तेमाल में लाना होगा। हमें ध्यान देना होगा कि हम एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं अपने लेवल पर। अब देखो एग्ज़ाम में ये 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, अगर तुम 4 पॉइंट इस तरह से लिख सकते हो तो तुम्हारे 4 पॉइंट कहीं नहीं गए, 4 मार्क्स कहीं नहीं गए तुम्हारे। जैसे यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कार पूलिंग कर लें। अगर 4 लोग एक ही जगह जा रहे हैं, एक ही ऑफिस से, तो एक ही कार से चले जाएं। इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर दें। फॉर एग्जांपल मोबाइल चार्जर लगा हुआ है, स्विच ऑन है, उसको बंद कर दें, मोबाइल चार्जर निकाल लें, जब मोबाइल चार्ज करें उसी वक्त लगाएं। क्योंकि ऐसा भी होता है, मोबाइल चार्जर अगर सॉकेट में लगा हुआ है और स्विच ऑन है, वो लगातार एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। वो अलग बात है कि वो एनर्जी आपके फ़ोन तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि कनेक्टेड नहीं है। पावर सेविंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। आजकल बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं, जैसे इन्वर्टर में अगर मान लीजिए हमारी बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है तो वो ख़ुद ब खुद ही डायरेक्ट सोर्स पे आ जाता है। यानी कि इन्वर्टर जो है वो आजकल ऐसे हो रहे हैं ग्रीन एनर्जी वाले, कि जैसे बैटरी चार्ज हो गई वो ख़ुद ब खुद ऑफ हो जाते हैं, और जैसे ही फिर उसमें बैटरी की कमी होती है, जब उसे चार्ज करने की ज़रूरत होती है, तभी वो केवल एनर्जी लेता है। और हमें कोशिश ये करनी है, ख़ुद तो हमें इस्तेमाल करना ही है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का, लेकिन हमें इसको प्रमोट भी करना है, दूसरों को बताना है अपने लेवल पर, चाहे अपने एक्शंस के ज़रिए से या फिर चाहे अपने बात करने के ज़रिए से, किसी भी तरीके से, चाहे लोगों को समझाकर, किसी भी तरीके से हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को प्रमोट करना है, ऐसे जो कि रिन्यूएबल हो। ध्यान रखिए, जितनी एनर्जी हमने बचाई है इसका मतलब यह है कि उतनी एनर्जी हमने प्रोड्यूस भी की है। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। विद दैट नोट वी एंड आवर लेक्चर टुडे। हैव अ गुड डे।